साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो यूपीएससी 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसके टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पर हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग 75 क्वेश्चन जो है 3 वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं, और यह जो शेष बचे हुए 25 क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निम्नलिखित में से किस से संबंधित प्रावधान नहीं किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके: संसद सदस्यों की योग्यता, मतदाताओं की योग्यता, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, निर्वाचन संबंधी अपराध। तो हमें बताना है इनमें से चारों में से कौन सा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में शामिल नहीं है। तो इसमें आप देखें, मतदाताओं की योग्यता के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसमें निर्वाचन संबंधित सभी प्रावधान सम्मिलित नहीं है, फिर भी इसमें लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचनों हेतु निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन के लिए परिसीमन का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही इस अधिनियम में निर्वाचन संबंधी मामलों से कुछ प्रावधान है, जैसे कि संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता हेतु योग्यता और अयोग्यता के बारे में, सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना के बारे में, निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र, राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बारे में, निर्वाचन के संचालन तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को कुछ सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति के संबंध में, निर्वाचन संबंधी जो विवाद है उसके संबंध में, तथा भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी अपराध के संदर्भ में जो है इस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान किए गए हैं। और यह जो मतदाताओं की योग्यता से संबंधित जो प्रावधान है, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, यहाँ पे 51 है, वो 1950 में उसके बारे में प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो क्वेश्चन नंबर 77 है कि अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि सत्र न्यायाधीश के पास मृत्युदंड देने की शक्ति है। दूसरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें 7 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। तो बताना है इन दोनों में से, या ये जो दोनों कथन दिए गए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं या कौन सा कथन सही है। तो आप देखें, इसमें से जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है, दूसरा वाला भी पूरी तरीके से सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं, अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। तो राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है। यदि राज्य में देखें तो सबसे ऊपर उच्च न्यायालय होगा, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों को निचली अदालतों के रूप में संदर्भित किया जाता है। राज्य उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होने के कारण इन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के नाम से भी जाना जाता है, और ये जिला और निचले स्तरों पर उच्च न्यायालय के अधीन और निर्देशानुसार, मतलब उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही कार्य करते हैं। जिला न्यायाधीश जो होता है वो जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है। जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी कौन हुआ? जिला न्यायाधीश होता है। उसके पास दीवानी के साथ साथ आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है। जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है, और जब वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जिला न्यायाधीश कौन होता है और सत्र न्यायाधीश दोनों एक ही होते हैं, परंतु जब जिला न्यायाधीश जो है सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तो जिला न्यायाधीश कहलाता है, और जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो वही सत्र न्यायाधीश कहलाता है। जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, जो जिला न्यायाधीश होता है, ठीक, वो दोनों शक्तियों का प्रयोग करता है, प्रशासनिक भी और न्यायिक भी। उसके पास जिले के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में पर्यवेक्षी शक्तियां भी होती हैं, और उसके आदेशों और निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तथा सत्र न्यायाधीश के पास आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कोई भी दंड देने की शक्ति होती है। हालांकि उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक होती है। मतलब जब तक उच्च न्यायालय पुष्टि नहीं करेगा तब तक उसको क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, चाहे कोई अपील हो या ना हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई अपील करेगा तभी होगा, चाहे कोई अपील करे या ना करे, यदि आपके सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड की सजा दी है तो उसकी पुष्टि जो है उच्च न्यायालय के द्वारा करनी ही होगी। मतलब जब वो कर देगा तभी उस पर क्रियान्वयन होगा या अमल होगा। अगला जो दूसरा पॉइंट है इसमें, उसके बारे में देखें तो जिला और सत्र न्यायालय के अधीनस्थ दीवानी अभियोग हेतु अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत और फौजदारी अभियोग हेतु मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत होती है। ठीक है, मतलब
देखिए उच्च न्यायालय हो गया, उसके नीचे आपका जिला और सत्र न्यायालय हो गए। ठीक, अब इसके भी नीचे जो होगा, इससे निचले स्तर पे वो अधीनस्थ दीवानी अभियोग हेतु जो है, दीवानी अभियोग हेतु अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत और फौजदारी अभियोग हेतु मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट की अदालत होती है। जबकि अधीनस्थ न्यायाधीश जो होता है, ये दीवानी याचिका अर्थात सिविल सूट पर असीमित वित्तीय क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उन फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती है जिसके लिए 7 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। तो इसलिए दूसरा कथन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। प्रश्न है कि जब सदन का निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता तो क्या होता है? पहला, वह सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। दूसरा, वह संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के लिए पात्र होता है। तो बताना इनमें से कौन सा, मतलब यदि शपथ ग्रहण नहीं हो तो इसमें से कौन से कथन सही हैं, तो ये बताना है। तो आप देखें, यदि जब तक कोई निर्वाचित सदस्य शपथ नहीं लेगा तब तक वो सदस्य नहीं माना जाएगा। जब वह सदस्य ही नहीं माना जाएगा तो वह सदन की कार्रवाई में भाग भी नहीं ले सकता है, ना ही मतदान कर सकता है और ना ही वह संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के लिए पात्र होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी, मतलब दोनों ही चीज़ें वो नहीं कर सकता है। तो जैसा कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन के प्रत्येक सदस्य को सदन में अपनी सीट ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या इस पद के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है। जब तक कोई सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता तब तक वह मतदान नहीं कर सकता और सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता तथा उसे साथ ही संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के लिए पात्र नहीं माना जाता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञान लेने और सत्ता लेने से पहले, यदि यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, इसमें है कि राज्यों के मध्य सीमा अवरोधों को हटाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 301 के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी। यह अनुच्छेद 301 में कहा गया, लेकिन कुछ अपवादों के साथ। अब यहाँ पर बताना, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 अपवादों के बारे में बताया गया, तो ये बताना है कि दोनों अपवाद सही हैं या नहीं। पहला, संसद जो है लोकहित में राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित कर सकता है। दूसरा, संसद जो है भारत के किसी भी भाग में माल की कमी के मामले में एक राज्य को दूसरे राज्य पर वरीयता दे सकती है। तो यहाँ पे देखें, ये दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही है, अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो जो अनुच्छेद 301 है, इसके तहत प्रदान की गई जो स्वतंत्रताएं हैं जो कि ऊपर आपके परिच्छेद में बताई गई हैं, इस पर जो है कुछ प्रतिबंध लगाए गए। संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 302 और 305, 302 से लेकर 305 तक जो है इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिसमें जो पहला वाला है ये अनुच्छेद 302 के तहत है। अनुच्छेद 302 के तहत जो है संसद जो है लोकहित में राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित कर सकता है। ठीक है, और वहीं पे दूसरे कथन के बारे में देखें तो ऐसे तो संसद जो है राज्यों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकती या किसी राज्य को दूसरे पर वरीयता नहीं दे सकती है, सिवाय जब भारत के किसी भी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। तो मतलब कुछ कंडीशन में ऐसा किया जा सकता है, तो दूसरा वाला भी सही हो जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और याद रखिएगा, यह जो स्वतंत्रता दी गई है कि वरीयता देने की, यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के तहत राष्ट्रीयकरण विधियों के अधीन है। राष्ट्रीयकरण विधियों का मतलब क्या है? राष्ट्रीयकरण विधियां वे विधियां हैं जो केंद्र या राज्यों के पक्ष में एकाधिकार प्रदान करती हैं। इस प्रकार संसद अथवा राज्य विधायिका द्वारा किसी भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय अथवा सेवा को जिसमें सामान्य नागरिक शामिल ना हो या शामिल हो या आंशिक रूप से शामिल हो या नहीं हो को जारी रखने के लिए विधि बना सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही ढंग से सुमेलित हैं। तो यहाँ पे 3 आपके मिशन के बारे में बात की गई है या इनसे इनिशिएटिव के बारे में बात की गई और उनके उद्देश्य दिए गए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन से सुमेलित हैं। तो पहला है सागर मिशन,
यह भारतीय नौसेना विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु चलाया गया। वहीं ऑपरेशन समुद्र सेतु यह हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को चिकित्सीय सहायता हेतु चलाया गया। और ऑपरेशन वार्प स्पीड जो है यह कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए चलाया गया। तो बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो आप तीनों में देखें तो जो तीसरा वाला है ये आपका सुमेलित है, अर्थात आपका ऑप्शन जो है सी है, केवल बी ये आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सागर मिशन की बात करें। सागर मिशन जो है ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत द्वारा प्रदान की जा रही सहायता है। कोविड-19 महामारी से निपटने में सहयोग हेतु उनके अनुरोध पर, मतलब जो हिंद महासागर क्षेत्र के जो देश हैं कि उनके अनुरोध के प्रत्युत्तर में, मतलब अनुरोध पर भारत सरकार ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित हैं इनमें भारतीय नौसैनिक जहाज भेजे, जिसमें चिकित्सा सहायक टीमें कोविड-19 संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप और आवश्यक खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया। यह मिशन सागर जो है, अर्थात इसका जो पूरा नाम है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि, इंग्लिश में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स, जिसे शॉर्ट में सागर कहते हैं, यह इसके लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से यह प्रेरित है। तो ये आपका जो सुमेलित किससे होगा, यहाँ से हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को चिकित्सीय सहायता है। जबकि जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है इसके बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों के एक भाग के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु अर्थात सी ब्रिज शुरू किया, ठीक है, जिसके तहत विदेशों से लोगों को वापस लाया गया। तो ये आपका यहाँ से सुमेलित हो जाएगा। जबकि जो ऑपरेशन वार्प स्पीड है यह एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार द्वारा शुरू की गई। यह कोविड-19 वैक्सीन, चिकित्सा विधान और नैदानिकी के विकास और निर्माण और वितरण को सुविधाजनक बनाने और तीव्रता लाने हेतु शुरू किया गया। तो ये आपका अमेरिका से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। तो 81 है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो दो कथन है। पहला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा, संविधान के तहत 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली के विकल्प को उपबंध किया गया। तो हमें बताना इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं। तो आप देखें, पहला वाला बिल्कुल सही है, किसको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिया गया, ठीक। और दूसरा भी सही है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज की 3 स्तरीय नहीं बल्कि 2 स्तरीय प्रणाली को लागू किया जाए। तो इस प्रकार दोनों ही आपके सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान में अंतः स्थापित किया गया या उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के तहत प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली, मतलब ग्राम स्तर पर, फिर मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पर और फिर जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का उपबंध किया गया। इस प्रकार से यह जो अधिनियम लाया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके माध्यम से संपूर्ण देश में पंचायती राज की संरचना को समरूपता प्रदान की गई। इसमें कुछ और चीज़ें भी की गई। हालांकि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ पे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ना करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, मतलब ब्लॉक स्तर वाला वहाँ पे हटा दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है जो पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी होता है, वह ना तो भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में और ना ही उससे संबद्ध होता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि क्या राज्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होता है, तो नहीं, वह एक स्वतंत्र अधिकारी होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। यह आंचलिक परिषदों जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये सांविधिक निकाय है। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री प्रत्येक आंचलिक परिषद का अध्यक्ष होता है। तो बताना है कौन सा या कौन से सही हैं। तो इसमें आप देखें तो जो आपके क्षेत्रीय परिषदें हैं, आंचलिक परिषदें हैं, ये सांविधिक निकाय हैं और प्रत्येक आंचलिक परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। तो इस प्रकार से दोनों सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी चर्चा और करते हैं। तो आंचलिक परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय हैं। ये केवल परिचर्यात्मक और सलाहकारी निकाय हैं। आंचलिक परिषदों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, राज्य की संचेतना की वृद्धि को रोकना और राज्यों के मध्य सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना। मतलब जो क्षेत्रवाद है उसको
उस पर थोड़ा सा काबू पाना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, जो कि प्रत्येक आंचलिक परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? चूंकि कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है, तो प्रत्येक आंचलिक परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो चक्रीय पद्धति से एक समय में एक वर्ष के लिए वो चुने जाते हैं, उस आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। सदस्य के रूप में कौन शामिल होते हैं? तो मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य से मुख्यमंत्री, और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री, मतलब एक राज्य से 3 लोग, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा नामित 2 मंत्री। और यदि उस आंचलिक परिषद में कोई संघ राज्य क्षेत्र शामिल है तो उस संघ राज्य क्षेत्र से 2 सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। इसके अलावा सलाहकार के रूप में प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए योजना आयोग, अब योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग है, तो नीति आयोग के द्वारा एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जो है उस आंचलिक परिषद में शामिल राज्य द्वारा मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों या विकास आयुक्तों को नामित किया जाता है, उसको भी इसमें सलाहकार के रूप में सम्मिलित किया जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता है। और वर्तमान में 5 आंचलिक परिषदें हैं, ठीक है, 5 हैं। अब इनको थोड़ा सा करके देख लें, उनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो उत्तरी आंचलिक परिषद में इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ शामिल है। जबकि मध्य आंचलिक परिषद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो है आपका मध्य आंचलिक में है। जबकि पूर्वी आंचलिक परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल किए गए हैं। और पश्चिमी आंचलिक परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र इनको शामिल किया गया और संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली को शामिल किया गया। जबकि दक्षिणी आंचलिक परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा संघ शासित राज्य क्षेत्र पुडुचेरी को शामिल किया गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य, मतलब कि आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा सिक्किम की बात नहीं की गई है। सिक्किम को जो है आप पूर्वी आंचलिक परिषद में इसमें शामिल किया गया है। तो सिक्किम को छोड़ के जो इधर के नॉर्थ ईस्ट राज्य जो हैं 6 आपके 7, इनके लिए आंचलिक परिषदों को इन जो 7 हैं इनको आंचलिक परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। और इनकी विशेष समस्याओं के लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत एक अलग से परिषद, जिसको पूर्वोत्तर परिषद कहा जाता है, उसको गठित किया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, सदन के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया? संसदीय विधि के तहत, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत, या भारत के संविधान के तहत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखें सदन के नेता का जो पद है ये प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के माध्यम से इसका उपबंध किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखें। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के तहत प्रधानमंत्री को, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो अथवा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किसी मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य हो, सदन के नेता के रूप में उसको उल्लिखित किया गया है। इसी प्रकार से राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के तहत राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह एक मंत्री और राज्यसभा का सदस्य होता है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो दोनों सदनों में सदन के नेता का जो पद होता है ये महत्वपूर्ण होता है और यह सदनीय कार्य निष्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाला होता है। इसके अलावा सदन के उपनेता को भी मनोनीत किया जा सकता है, जो है प्रधानमंत्री जो है वो मनोनीत कर सकता है। और इसी तरह के पदाधिकारी को संयुक्त राज्य अमेरिका में मेजॉरिटी लीडर या बहुमत का नेता के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 को देखें तो यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है। यह समिति संबंधित मंत्रालयों विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करती है। यह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है और बजट पर बहस में सहायता करती है। समिति के सदस्य जो हैं दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों अर्थात अध्यक्षों द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। उपयुक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का वर्णन किया गया है? सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति, सलाहकार समिति, या विभागों से संबंधित स्थायी समिति, या कार्य मंत्रणा समिति। तो जो उपयुक्त परिच्छेद है ये आपका विभागों से संबंधित स्थायी समिति के बारे में बताता है। तो इसके बारे में और चीज़ें देखें तो लोकसभा की नियम समिति ने संसद में 17 विभागों से संबंधित स्थायी समितियाँ गठित करने की अनुशंसा की थी। उसके अनुसार 8 अप्रैल 1993 को 17 विभागों से संबंधित स्थायी समितियां गठित की गई तथा जुलाई 2004 में ऐसी 7 और समितियां के गठन हेतु नियमों में संशोधन किया गया और इनकी संख्या कुल मिलाकर के 17 से बढ़ करके 24 हो गई।
नियम 268 के तहत गठित प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं और समिति के सदस्यों में से राज्यसभा से सभापति द्वारा 10 सदस्य और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा 21 सदस्य, तो इस प्रकार से कुल 31 सदस्य हो जाते हैं, ये नॉमिनेट किए जाते हैं। स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य जो है वो संसद हित कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद की अधिकतम जवाबदेही, विशेषतः वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना है। मतलब मुख्य रूप से वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना है और ये अधिक प्रभावी रूप से बजट पर बहस करने में संसद की सहायता करती हैं। यदि इन समितियों के कार्यों को देखें तो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और सदनों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, इसके अलावा इस तरह के विधेयकों की जांच करना जो सभापति या अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हैं और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। साथ ही मंत्रालयों, विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन पर उनसे संबंधित प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना और सदनों को प्रस्तुत किए गए नीति संबंधी दस्तावेजों पर यदि वह राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा समिति को सौंपे गए हैं तो उस पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 85, संघ राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों तथा कंपनियों की संपत्ति या आय पर संघ द्वारा कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। दूसरा है, राज्य के भीतर संघ की संपूर्ण संपत्ति जो है राज्य कराधान के अधीन होती है। तो इसमें बताना है दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो यदि देखें तो जो पहला वाला है यह गलत है और दूसरा वाला भी गलत है, तो दोनों के दोनों ही गलत हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। इसके बारे में और देखें तो एक राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से मतलब टैक्सेशन से मुक्त नहीं किया गया है। इसी प्रकार से किसी राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की संपत्ति या आय पर संघ द्वारा जो टैक्स आरोपित किया जाता है उससे भी मुक्ति नहीं, मतलब उस पर भी संघ के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जा सकता है। और साथ ही संघ की संपत्ति को किसी राज्य या राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकरण जैसे नगर पालिका है, जिला बोर्ड, पंचायत तथा अन्य के द्वारा जो भी इनके द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं उन सभी टैक्सों से छूट होती है जो संघ की संपत्ति राज्य या राज्य के किसी प्राधिकरण के अधीन आती है। किंतु संसद जो है इस प्रतिबंध को समाप्त करने का अधिकार रखती है, तो उसको वो जो है समाप्त भी, ये इस जो केंद्र को मिला हुआ है अधिकार उसको समाप्त भी कर सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 86 है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, विधान परिषद सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा, वर्तमान में 7 राज्यों ने विधान परिषदों का गठन किया है। तीसरा, विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप इसमें से यदि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो तीसरा वाला कथन है इसमें क्या कहा है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। जैसा कि आपने जहाँ भी पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि विधानसभा के सदस्य तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, परंतु विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका तीसरा कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो तीसरा कथन जब आपका गलत हो गया तो आप ये कट गया, ये कट गया, या तो ए या तो बी वाला सही हो सकता है। तो अब आपके पास 50-50 चांस है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला भी कथन है कि वर्तमान में 7 राज्यों ने विधान परिषद का गठन किया है, यह भी गलत है। अब वर्तमान में 6 राज्य हैं। ठीक है, तो केवल आपका पहला वाला सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और देखें तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या पर निर्भर करती है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी और किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी, मतलब 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं होगी। और किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का जो है 1/3 1/3 जो है वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं तथा 1/3 जो है उस राज्य में नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जबकि 1/12 सदस्य जो हैं वो निर्वाचन प्रशिक्षकों के द्वारा, निर्वाचन जो टीचर हैं उनके द्वारा तथा
1/12 जो हैं वो निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों के द्वारा जो उस राज्य में रह रहे हैं और 3 वर्ष पहले वो स्नातक हो चुके हैं, इनके द्वारा ये चुने जाते हैं। जबकि जो शेष जो लोग बचते हैं, जो शेष सदस्य संख्या बचती है, वो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो या व्यवहारिक अनुभव हो। तो तथा जो विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन है। और राज्यसभा की तहत जिस प्रकार से राज्यसभा में 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब यहाँ के भी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का ही होता है। और यदि जो दूसरा वाला कथन है कि वर्तमान में 7 राज्यों ने विधान परिषद का गठन किया है, तो यहाँ पे 6 राज्य हैं। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, ठीक है, एक परिषद विधान परिषद जम्मू कश्मीर में थी, परंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संसदीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। तब से यहाँ पर यह जो विधान परिषद थी वह समाप्त हो गई। तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है कि मतदान की आयु सीमा में कमी करने या वृद्धि करने के लिए अधिनियम को पारित किया जाना चाहिए। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, या विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के द्वारा। तो इसमें यदि देखें, यदि आपने थोड़ा सा भी जो वयस्क मतदान का जो अधिकार है उसको आपने थोड़ा सा भी देखा होगा, तो जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1988 में, उसमें जो आयु है मतदान की उसको 21 से घटा करके 18 किया गया था। तो क्या था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो संविधान संशोधन अधिनियम साधारण बहुमत से तो होता नहीं है, विशेष बहुमत से होता है। तो आपका पहला जो है वो हो नहीं सकता है, और भारत निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास बचे 2, बी और सी, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा या विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के द्वारा। तो आप यहाँ पे 50-50 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सी ऑप्शन है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया जाना चाहिए यदि मतदान की आयु सीमा में कमी करना है या वृद्धि करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखें, तो संविधान के अनुच्छेद 326, अनुच्छेद जो 326 है, इसके तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और कम से कम 21 वर्ष की आयु का हो, ये पहले था जब संविधान संशोधन नहीं हुआ था, के आधार पर किया जाना निर्धारित किया गया था आरंभ में। हालांकि बाद में इसमें 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1988 लाया गया, इसके द्वारा इस आयु को कम किया गया और इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में अपनाया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति जो कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, वो मतदान के लिए, मतदान के संवैधानिक अधिकार का प्रावधान उसके लिए किया गया। मतलब उसका एक संवैधानिक अधिकार है मतदान का। चूंकि यह जो अधिनियम 326 है ये राज्यों से संबंधित है, इसमें यदि यदि इसमें कोई संशोधन करना है तो और निर्वाचन की समरूपता सुनिश्चित करता है, ये जो अधिनियम 61वां लाया गया था, या जो ये कहा जा रहा है कि मतदान की आयु सीमा में कमी या वृद्धि करना है, तो ये क्या करेगा, ये जो अनुच्छेद 326 है इसमें संशोधन करेगा और निर्वाचन की समरूपता सुनिश्चित करेगा। इसलिए ऐसे संशोधनों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक जो हैं उसके लिए संसद के विशेष बहुमत से उसे पारित होना और उसके उपरांत राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का उसे अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, यह है कि ये महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में पाए जाने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों अर्थात PBTGS में से एक हैं। इन्हें खैर की लकड़ी से कत्था अर्थात जिसे कैटसू कहते हैं का गाढ़ा अर्क बनाने के अपने प्राचीन व्यवसाय के लिए जाना जाता है। हाल ही में इस जनजाति के लोग औषधि कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली गौड़ वन उपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गिलोय के विपणन में एक सफल उद्यम की स्थापना से संबद्ध होने के कारण चर्चा में रहे। तो हमें बताना है उपयुक्त गद्यांश द्वारा निम्नलिखित में किस जनजाति का वर्णन किया गया है। तो इसको यदि देखें यहाँ पर मारियागोंड, चेचू, कोलम या कातकारी, तो यहाँ पर जो चर्चा की गई है वो कातकारी की गई है। तो इसके बारे में देखें थोड़ा सा, तो ये आपके PBTGS क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो जनजातीय समुदायों
को जो है ये प्रायः आदिम लक्षणों जैसे कि उसकी विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक बिलगाव, बेहतर समुदाय से संपर्क में संकोच तथा पिछड़ेपन जैसे कुछ विशिष्ट संकेतकों के रूप में पहचाना जाता है। इसके साथ ही कुछ जनजातीय समूहों में शिकार पर निर्भरता, भोजन के लिए एकत्रित होने, प्रौद्योगिकी के कृषि पूर्व स्तर का उपयोग होना, मतलब कृषि मतलब काफ़ी पिछड़ापन होना, साथ ही जनसंख्या में शून्य या नकारात्मक वृद्धि दर और साक्षरता एवं आजीविका के अत्यधिक निम्न स्तर जैसे कुछ विशिष्ट विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं। इन्हीं समूहों को, मतलब आप कह सकते हैं जो अनुसूचित जनजातियों में भी पिछड़े होते हैं, उनको विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह या पीबीटीजीएस, पीबीटीजीएस के रूप में इन्हें माना जाता है या इन्हें पीबीटीजीएस कहा जाता है। गृह मंत्रालय के वर्गीकरण के अनुसार वर्तमान में 75 पीबीटीजीएस हैं, जिनमें से कातकारी, जिसकी चर्चा यहाँ की गई, कातकारी समुदाय भी आता है। कातकारी जो समुदाय है, जनजाति समुदाय, यह एक आदिम जनजाति जो महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़ और ठाणे जिलों में तथा गुजरात के कुछ भागों में पाए जाते हैं। जनजाति, अब थोड़ा सा ये जो जिसके तहत इन्होंने ये लाभ उठाया है उसको देख लें तो जनजाति मामलों के मंत्रालय के अधीन ट्राइफेड, TRIFED, ट्राइफेड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत उन्हें अर्थात कातकारी समुदाय को सरकार से सहायता प्राप्त हुई और प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है ये गौड़ वन उपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के खुदरा विपणन पर आधारित एक मूल्य वर्धन योजना है, जिसका उद्देश्य वन आधारित जनजातियों की आय को भी स्थानीय रूप से इष्टतम बनाना, मतलब उनकी इनकम को बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम के तहत गौड़ वन उपज MFP, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग एवं विपणन के लिए लगभग 300 सदस्यों वाले MFP आधारित, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आधारित आदिवासी समूहों या उद्यमों का गठन किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 89 देखें, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कारण द्विसदनी विधायिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं। पहला, यह समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। दूसरा, यह देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तीसरा, यह एक पुनरावलोकन निकाय के रूप में कार्य करती है, शक्ति के संभावित दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है। तो बताना इनमें से कौन सा सही है। तो आप देखें इसमें तीनों के तीनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं। कैसे सही है, तो देखिए जो आपका द्विसदनी विधायिका है, जैसे कि आपका लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा में आपके क्या होते हैं, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा उन्हें चुने जाते हैं, ठीक है, और पूरे देश से उनका निर्वाचन होता है। वहीं पे जो राज्यसभा में है, कुछ ऐसे लोग जो डायरेक्ट प्रोसेस से नहीं आ पाते हैं, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से नहीं आ पाते हैं, उनको जो है राज्यसभा में जगह दी जाती है। तो इस प्रकार से यह समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जो चुनाव लड़कर नहीं आए होते हैं। इसके साथ ही जो तीसरा कथन है कि यह एक पुनरावलोकन निकाय के रूप में कार्य करती है, शक्ति के संभावित दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है। जैसे कोई जो विधेयक है वो कब पास होता है, जब वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाए और फिर राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो मतलब यदि लोकसभा ने कोई विधेयक लाए हैं और उस पर वो चर्चा होती है, उसके बाद वह राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा में उस पर दोबारा चर्चा होती है, इस प्रकार से उस पर 2 बार चर्चा हो जाती है। यदि उसमें कोई दिक्कत होती है तो राज्यसभा उसे पुनः लोकसभा के पास उसमें संशोधनों के लिए भेजती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रत्येक मामले में दोहरी जांच सुनिश्चित हो जाती है, ठीक है। जो भी विधेयक होता है और उसकी नीति पर जो चर्चा होती है वो 2 बार हो जाती है और दोहरी जांच सुनिश्चित हो जाती है। इससे क्या होता है, कार्यपालिका या बहुमत की सरकार के द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग की जांच के रूप, मतलब यह जो है यह संभावित दुरुपयोग की जांच के रूप में भी यह कार्य करता है या उस पर एक तरीके से लगाम लगाने का कार्य करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। तो यह संविधान के भाग 9 के तहत निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक अर्थात विवेकाधीन या वैकल्पिक उपबंध शामिल हैं, मतलब जिनको लागू किया जाना अनिवार्य नहीं है, लागू किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। पहला है सांसदों और विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। दूसरा, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन। तीसरा है पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण का उपबंध करना। तो इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो पहला वाला आप देखें, पहले वाले से पहले आप थोड़ा सा आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ग्राम पंचायत के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है,
ठीक है, एक ये साधारण सी बात है। तो यहाँ पर जो है ये अनिवार्य होता है, ऐसा नहीं कहीं पे अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, कहीं पे प्रत्यक्ष, ये अनिवार्य है। तो दूसरा वाला तो अनिवार्य है, ये वैकल्पिक है नहीं। तो आप दूसरा वाला इसमें से हटाएंगे तो पहला वाला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल, तो आपका डी वाला कैंसिल, तो बचा क्या, सी ऑप्शन 1 और 3। तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेशन मेथड से आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें पहला और तीसरा सही। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया या संकलित किया गया था, और यह भाग अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित उपबंध करता है। इसमें कुछ स्वैच्छिक उपबंध हैं अर्थात विवेकाधीन उपबंध है, और कुछ अनिवार्य उपबंध हैं। तो जो स्वैच्छिक उपबंध हैं उनको थोड़ा सा देखें। तो स्वैच्छिक उपबंध के तहत संसद अर्थात दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल, यदि 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व प्रदान करना। दूसरा, पंचायतों में किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए मतलब ओबीसी वर्गों के लिए स्थानों, सदस्यों एवं अध्यक्ष दोनों के लिए का आरक्षण प्रदान करना। और इसके अलावा तीसरा है, पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सकें, इसके लिए उन्हें अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करना। संक्षेप में कहें तो उन्हें स्वायत्त निकाय बनाना। साथ ही चौथा, पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और संविधान की 11वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध 29 विषय हैं उनमें से कुछ या सभी को कार्यान्वित करने संबंधित शक्तियां या उत्तरदायित्व प्रदान करना। इसके अलावा पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, मतलब उन्हें उचित कर, शुल्क, पथकर और फीस को उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए अधिकार देना या प्राधिकृत करना। और कुछ उपबंध ऐसे हैं जो अनिवार्य है, जिसे लागू करना आवश्यक है। इसमें एक ग्राम या ग्रामों के समूह में ग्राम सभा का गठन करना। दूसरा, ग्राम मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना करना। तीसरा, संविधान के तहत ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन अनिवार्य करना। और चौथा, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो पंचायतों के अध्यक्ष होते हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। और चौथा, पांचवा, पंचायतों के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष। तो यह भी अनिवार्य में आता है, यहाँ पे ध्यान रखिए। इसके अलावा SC ST वर्ग और महिलाओं को अनिवार्य आरक्षण दिया जाता है, मतलब उनको आरक्षण देना इसमें अनिवार्य, जबकि OBC को आरक्षण देना वैकल्पिक है। अभी हरियाणा में एक अधिनियम लाया गया जिसके तहत OBC को भी वहाँ पर कुछ % जो है रिजर्वेशन दिया गया है ये पंचायत चुनाव में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। यह किसी राज्य की विधानसभा के विघटित होने पर निम्नलिखित में से कौन से विधेयक व्यपगत नहीं होते, मतलब समाप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई। पहला है, ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित है किंतु विधानसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया है। दूसरा, ऐसा विधेयक जो विधानसभा में लंबित है, चाहे वह मूल रूप से विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया हो या विधान परिषद द्वारा उसे प्रेषित किया गया हो। तीसरा, ऐसा विधेयक जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया हो किंतु राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु लंबित है, मतलब उसे अभी स्वीकृति नहीं दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें बताना है कौन से व्यपगत नहीं होते हैं। तो आप देखें, जो दूसरा वाला है ये व्यपगत हो जाएगा, दूसरा वाला व्यपगत होगा, जबकि पहला और जो तीसरा वाला है ये व्यपगत नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इसमें आपका जो ऑप्शन सी है 1 और 3 ये सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चूंकि एक स्थायी सदन होने के कारण जो विधान परिषद ही कभी विघटित नहीं हो सकती, केवल विधानसभा आपकी विघटित होती है। तो 17वाशान के विपरीत, 17वाशान जैसे क्या होता है, कुछ बैठकों के बाद 17वाशान होता है, सत्र होता है, तो उसके बाद 17वाशान किया जाता है। और विघटन का मतलब क्या होता है, वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाना। तो किसका कार्यकाल समाप्त होगा, क्योंकि विधान परिषद जो है वो स्थायी है, तो सदन कार्यकाल किसका खत्म होगा, विधानसभा का। तो आम चुनाव के पश्चात नए सदन का गठन होता है जब किसी का मतलब कह सकते हैं सदन का विघटन होता है उसके बाद। तो विधानसभा के विघटित होने पर विधेयकों के व्यपगत होने के संबंध में कुछ नियम है कि कौन से व्यपगत होंगे, कौन से नहीं होंगे। इसमें यदि विधानसभा में लंबित कोई विधेयक व्यपगत हो जाता है, चाहे मूल रूप से वह विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया हो या फिर उसे विधान परिषद द्वारा उसे प्रेषित किया गया हो, मतलब यदि विधानसभा में लंबित है तो वह व्यपगत होगा, वह समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई विधेयक जिसे विधानसभा द्वारा पारित किया गया लेकिन विधान परिषद में
लंबित है तो भी वो क्या हो जाएगा, वो व्यपगत हो जाएगा। ठीक है, यदि विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में जाकर लंबित है तो व्यपगत हो जाएगा, समाप्त होगा। इसके अलावा कोई विधेयक जो विधान परिषद में लंबित है लेकिन विधानसभा के द्वारा अभी पारित नहीं किया गया है तो वह व्यपगत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। वहीं कोई विधेयक जो विधानसभा के द्वारा पारित हुआ हो या दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति तो लंबित है, अब इस पर स्वीकृति नहीं दी गई तो वह व्यपगत नहीं होगा। इसके अलावा कोई विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो या दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन को पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो तो वह भी व्यपगत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, राज्यसभा के उपाध्यक्षों की तालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, उपराष्ट्रपति जो है सदन सदस्यों के मध्य से उपसभाध्यक्षों की एक तालिका को नाम निर्दिष्ट करता है। दूसरा, सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर उपसभाध्यक्षों के पैनल का सदस्य जो है वो सदन की अध्यक्षता करता है। तो बताना इनमें से कौन सा है, कौन सा सही है। तो पहला वाला सही है परंतु दूसरा वाला सही नहीं है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोनों को देख लेते हैं क्यों पहला सही है और क्यों दूसरा गलत है। तो राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों के बीच से उपसभाध्यक्षों के एक पैनल को नाम निर्देशित करता है या नॉमिनेट करता है। सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में जब वह नहीं रहता है तो उपसभापति के कहने पर इनमें से ये जो लिस्ट होती है इनमें से कोई एक राज्यसभा का सभापतित्व कर सकता है और सभापतित्व के समय उसके पास सभापति के समान ही अधिकार एवं शक्तियाँ होती हैं और वह तब तक पद धारण करता है जब तक कि उपसभाध्यक्षों का एक नया पैनल नॉमिनेट ना हो जाए। इसके अलावा जब पैनल में से कोई उपसभापति भी उपस्थित ना हो, मतलब जो लिस्ट बनाएगी उसमें से भी कोई ना हो, तो कोई दूसरा व्यक्ति जिसे सदन ने निर्धारित किया हो बतौर सभापति कार्य कर सकता है। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि उस समय पैनल का सदस्य जो है राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकता जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो। तो यहाँ पे क्या दूसरा कथन, सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर नहीं, यदि अनुपस्थित है तब तो जो लिस्ट बनाई जाती है उनमें से कोई सभापतित्व का कार्य करेगा। यदि पद ही रिक्त है तो कोई भी इसमें से नहीं बैठेगा। तो इससे पहले सबसे पहले क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा उन पदों के द्वारा पहले चुनाव कराए जाएंगे। उन पदों को भरने के लिए यथाशीघ्र चुनाव कराए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे आपके 3 कथन दिए गए। पहला, यदि राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधायिका के पुनर्विचार हेतु वापस करता है तो उसे 6 माह के भीतर इस पर विचार करना होगा। दूसरा, यदि राज्य विधायिका द्वारा विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुनः पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक को स्वीकृत करने के लिए बाध्य होता है। तीसरा, राज्यपाल द्वारा उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना अनिवार्य है जो राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। तो इनमें से कौन से या कौन सा कथन सही है। तो आप देखें इसमें आपका जो दूसरा कथन ये सही नहीं है, जबकि पहला और तीसरा कथन आपका सही है। पहला और तीसरा कथन सही है। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है, एक सेकेंड, इसमें पहला और तीसरा सही है ना, तो जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। और यदि आपको पता हो कि दो सही नहीं है दूसरा वाला, तो आप ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो भी आप बी पे एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। अब थोड़ा सा तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो क्या हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। एक बार किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जब भेजा जाता है तो उसके पास जो है वो कुछ अधिकार होते हैं, मतलब कुछ ऑप्शन होते हैं। या तो वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है या वो उसकी स्वीकृति को रोक सकता है या विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। उसके अतिरिक्त कोई विधेयक उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और इसके अलावा यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक को संशोधन के साथ या संशोधनों के बिना पुनः पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देनी अनिवार्य होती है। इसके अलावा
अगला ऑप्शन इसके पास क्या है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। और यहाँ पर एक यह भी कंडीशन है कि ऐसे मामले में इसे आरक्षित रखना अनिवार्य है जिसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय की मतलब विधेयक से राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालते हो या खतरे में पड़ने की संभावना होती है। इस प्रकार से जो तीसरा वाला है ये आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो कुछ में तो विवेकाधीन है कि वो किसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा, परंतु ये वाले तीसरी वाली कंडीशन के लिए उसे अनिवार्यता उसे आरक्षित करना ही होगा। अब जब किसी राज्य विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की विचाराधीन आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। या तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है, तब विधेयक अधिनियम बन जाएगा, या वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है। इसके बाद क्या होगा, विधेयक समाप्त हो जाता है और तथा वह अधिनियम नहीं बन पाता है। तीसरा विकल्प क्या है, वह विधेयक को राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों के पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। जब कोई विधेयक वापस किया जाता है तो सदन या सदनों द्वारा 6 माह के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक होता है। ठीक है, और यदि विधेयक को सदन या सदनों के द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति जो है विधेयक को अपनी स्वीकृति देने के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो दूसरा वाला है कि बाध्य होता है ये गलत है, बाध्य नहीं होता है। वह ऐसे विधेयकों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृति रोक भी सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। तो इसमें है कि संविधान के तहत पंचायतों के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में पंचायतों के विघटन के आधार को निर्दिष्ट नहीं किया गया, मतलब उसमें नहीं बताया गया है। दूसरा, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई नई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए ही कार्यरत होगी। तो इसमें दोनों के दोनों ही कथन जो है पूरी तरीके से सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 243A 243 ई जो है यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक पंचायत यदि किसी उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही उसको विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान द्वारा पंचायतों के विघटन के लिए कोई आधार उपबंधित नहीं किया गया है। और इसके अलावा 2002 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यदि पंचायत जो हैं जो पंचायतें हैं यदि यह 5 वर्ष के अपने कार्यकाल से पहले विघटित हो जाती हैं तो फिर से चुनाव होगा, और जो चुनाव होगा वो जो शेष बचा हुआ टाइम है उसके लिए ही वो जो नई पंचायत गठित होगी वो उस शेष वक्त के लिए ही गठित की जाएगी। और यहाँ भी कंडीशन है, यदि जब विघटित होता है तो उसके कार्यकाल और विघटन के समय में जब उसका कार्यकाल पूरा होना था और जब विघटन उसका हुआ है उसके बीच यदि 6 माह से कम का समय है तो नया जो है निर्वाचन नहीं कराया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो 95 है, संविधान में राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अहर्ता या अहर्ताएं निर्धारित हैं। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया हो। तीसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो इसमें आप देखें दूसरा वाला जो है कथन, वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया हो, तो ऐसा आपने कोई भी प्रावधान हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं पढ़ा होगा कि ऐसा कुछ होता है। तो दूसरा वाला कथन तो आपका बिल्कुल गलत है। तो दूसरा वाला गलत है तो दूसरा वाला एलिमिनेट करिए, पहले से एलिमिनेट होगा दूसरे से एलिमिनेट होगा, तो आपका बी बचा और डी बचा, या तो आपका बी सही होगा या डी सही होगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला सही है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो पहला और तीसरा सही होगा, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए केवल 2 अहर्ताएं बताई। क्या? एक तो पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपराएं भी विगत वर्षों में जोड़ी गई हैं। कौन कौन सा? पहला, उसे एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात वह उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया गया हो, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। परंतु ये दोनों परंपराएं हैं, कुछ मामलों में इसका उल्लंघन किया जाता है, मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये परंपराएं हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला, वह ऐसे उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का पात्र होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
दूसरा, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके तहत किसी राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत अर्थात हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। तो इसमें बताना कौन सा कथन या कौन से इसमें सही है। तो आप देखें, पहला जो है यहाँ पर कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि किसी एक स्टेट के राज्यपाल को दूसरे स्टेट के का भी जो है उन्हें कार्यभार दे दिया जाता है, मतलब वो 2 राज्यों का बना दिया गया। तो दूसरा वाला कथन आपका पूरी तरीके से गलत है। तो आप दूसरे वाले को एलिमिनेट करिए, आपका बी एलिमिनेट हो जाएगा और डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब 1 और सी बचा, या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चूंकि जो राज्यपाल होता है इसको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। मतलब ये किन से आता है? तो इसके बारे में कोई भी उपबंध जो होगा वो राज्य विधानमंडल तो नहीं करेगा, मतलब संसद करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसीलिए यह गलत है, इसीलिए जो है यह आपका गलत हो जाता है। तो अब बचा कौन सा? केवल सी। तो आपका तीसरा वाला कथन जो है वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखें। राज्यपाल जो है राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह ही वह भी नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख के साथ संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि या नामित व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, अर्थात एक तरह से केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। और राज्यपाल का कार्यालय जो है दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है, इसीलिए क्योंकि वह एक प्रकार से केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये जो दूसरा कथन है इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। इसके अलावा राज्यपाल ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के लिए अधिकृत होगा जो सदन द्वारा निर्धारित किया जाए। और अगली बात, चूंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, इसलिए उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता और राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, और जिन आधारों पर उन्हें हटाया जा सकता है उसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, उसके लिए किसी आधार का होना आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। निम्नलिखित में से किस समिति ने जिला स्तर पर जिला परिषद के साथ उसके नीचे गांवों के समूह वाली जो मंडल पंचायत है, मंडल पंचायत के साथ 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति या गाडगिल समिति? तो इसमें ये समिति जो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश है ये अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। दिसंबर 1977 में 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश की पतनोन्मुखी पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की थी। इनकी कुछ जो सिफारिशें महत्वपूर्ण उसको थोड़ा देखें तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना बताया, मतलब किया जाना चाहिए। अर्थात जिला स्तर पर जिला परिषद और उससे नीचे 15,000 से 20,000 की कुल जनसंख्या वाले गाँवों के समूह वाली मंडल पंचायत होनी चाहिए, मतलब जो ब्लॉक वाला स्तर था उसे हटा दिया जाए। इसके अलावा राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए और जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और उसे जिला स्तर पर योजना निर्माण के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक निर्वाचन के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों को आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए, मतलब इन्होंने पार्टियों को इसमें शामिल होने का मतलब वो देने की बात की, अनुशंसा की कि उन्हें भी अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थानों के पास कराधान की अनिवार्य शक्तियाँ होनी चाहिए, मतलब अनिवार्यता वो टैक्सेशन लगा सकें। तो इसके अलावा कई सारी सिफारिशें थी। चूँकि समिति का जो कार्यकाल है पूरा होने से पहले ही जनता पार्टी की सरकार भंग हो गई, जिसके केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके अलावा जो अन्य समितियां हैं, बलवंत राय मेहता समिति, थुंगन समिति, गाडगिल समिति, इन्होंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की ही सिफारिश की। अब क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक सेकंड, 98 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संघ राज्य क्षेत्र है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन किन हाईकोर्टों के अधीन ये आते हैं? पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मद्रास उच्च न्यायालय। दूसरा है लक्षद्वीप समूह, केरल उच्च न्यायालय। तीसरा है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव,
गुजरात उच्च न्यायालय। तो बताना है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो आप देखें जो लक्षद्वीप है ये केरल उच्च न्यायालय के अधीन तो आता है, ये सही है आपका। परंतु जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है, और दादरा और नगर हवेली जो है ये गुजरात नहीं बल्कि मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका केवल दूसरा वाला सही है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। इसमें है प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर किया गया था। दूसरा, इसके सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। तो आपने समितियों जो स्थायी समितियां उनके बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें एक लोक लेखा समिति होती है, एक प्राक्कलन समिति होती है, इसके अलावा भी होती हैं। तो इसमें जो प्राक्कलन समिति इसके सारे सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें कुल आपके 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो लोकसभा से होते हैं। तो दूसरा वाला कथन सही है। और जो पहला कथन है, इस समिति का गठन जो है सर्वप्रथम 1950 में तो किया गया था, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर नहीं। उस समय के जो वित्त मंत्री थे 1950 में 50 में जॉन मथाई, तो वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इसलिए आपका दूसरा वाला पहला वाला कथन गलत हो जाता है और दूसरा कथन सही है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो प्राक्कलन समिति जो है लोकसभा की एक समिति है। समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार माध्यम से अपने सदस्यों के मध्य से सदन द्वारा प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को इसके सदस्यों में से समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार होता है। अब इनकी शक्तियां क्या हैं या इनके कार्य क्या हैं? तो प्राक्कलन समिति के पास बजट अनुमानों की जांच करने की शक्तियां हैं। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी हैं। यह इस संबंध में प्रतिवेदन करना, इसके पास क्या है शक्तियां हैं कि यह प्रतिवेदन करना कि प्राक्कलनों से संबंधित नीति से संगत क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इसके संबंध में प्रतिवेदन करना, तथा प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सुझाव देना। साथ ही प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन को समुचित प्रावधानों के अधीन खर्च किया गया है या नहीं, इसकी जांच करना भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और साथ ही यह सुझाव देना कि प्राक्कलन किस रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाए, यह भी प्राक्कलन समिति इसका सुझाव देती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला है कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। दूसरा, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें पदच्युत करता है। तो पहला वाला तो सही है, परंतु दूसरा वाला देखें, यह जो राज्यपाल होता है वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, परंतु आपने पढ़ा होगा कि इनको पद से हटाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा वाला गलत हो जाता है, पहला सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों और कार्यों को थोड़ा सा देखें, तो राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो है औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से की जाती है, और राज्यपाल जो है इस संबंध में नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए कार्य निष्पादित आदेशों और अन्य प्रपत्रों को कैसे प्रमाणित किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल राज्य सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बना सकता है। साथ ही राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो कि राज्यपाल के प्रसादोपरांत पद धारण करते हैं। इसके साथ ही राज्यपाल जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मतलब इन राज्यों का यदि राज्यपाल है तो इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण के उद्देश्य से एक मंत्री की भी नियुक्ति करता है। साथ ही वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। साथ ही राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तों और कार्यकाल को निर्धारित करता है। हालांकि राज्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया और आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालांकि उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, न कि राज्यपाल के द्वारा। साथ ही राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनों से संबंधित, मतलब इनसे संबंधित कोई भी विषय पर वह जानकारी मांग सकता है। इसके साथ ही किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मुख्यमंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। ठीक है, उस विषय को। इसके अलावा राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश करता है और राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में व्यापक कार्यपालिका शक्ति
प्राप्त होती। तो ये इसके कुछ शक्तियाँ और कार्य हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा टेस्ट था ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।